हम लोगों ने अब तक अवकलन और समाकलन दोनों को थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया है और समझ भी लिया है। रिपीट करते हैं। डी वाई बाई डी एक्स यानी वाई का यक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स होता है, जहाँ डेल्टा एक्स बहुत ही छोटा हो। ध्यान रखिएगा, हमेशा के लिए याद रखिए, डेल्टा एक्स में वृद्धि होती है, यानी डेल्टा एक्स यक्स के मान में सूक्ष्म वृद्धि करने पर वाई के मान में परिवर्तन डेल्टा वाई है। ऐसा नहीं है कि यक्स के मान में परिवर्तन करते हैं, यहाँ हम डेल्टा यक्स को बढ़ाते हैं, यक्स को बढ़ाते हैं। यानी हम अगर यक्स को बढ़ाएंगे, डी एक्स बढ़ा दिया गया तो डी वाई बढ़ रहा होगा तो ये पॉजिटिव आएगा, घट रहा होगा तो ये निगेटिव आएगा। यानी डी वाई बाई डी एक्स ये पॉजिटिव होगा यदि यक्स बढ़ाने पर वाई में वृद्धि होती है, यानी जिस फलन पर डिपेंड कर रहा है उसका मान यक्स के बढ़ाने पर बढ़ता हो। ये वैल्यू नेगेटिव होगी अगर यक्स बढ़ाने पर वाई के मान में कमी होती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखे होंगे y इज इक्वल टू है साइन एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स ये आया है कास एक्स। यक्स बढ़ाने पर साइन का मान बढ़ता है, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव है। उसी तरह से डी वाई बाई डी एक्स कास एक्स ये है माइनस साइन एक्स, यानी एक्स का मान बढ़ेगा तो कास का मान घटता है। कास 0 1 होता है, 90 पर जाके 0 हो जाता है। साइन 0 0 होता है, 90 पर जाकर 1 हो जाता है। इसी तरह से देखिए y इज इक्वल टू अगर 1 बाई एक्स है तो डी वाई बाई डी एक्स ये माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर आता है। ये माइनस साइन इसलिए आता है क्योंकि x बढ़ेगा तो y का मान घटेगा। डी वाई बाई डी एक्स की साइन देख के बता सकते हैं कि वो इंक्रीजिंग फंक्शन है कि डिक्रीजिंग फंक्शन है। ना बढ़ेगा ना घटेगा, मतलब या तो मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम होगा। उस समय डी वाई बाई डी एक्स 0 होता है और उसके बाद मैक्सिमम मिनिमम हमने आपको पढ़ाया था। समाकलन, कल हमने इंटीग्रल डी एक्स मतलब एक्स आपका बदल रहा है, डी एक्स बहुत छोटा है, ये एक्स अक्ष है, इस पर एक डी एक्स है, जितना छोटा आप ले सकते हैं ये डी एक्स है। इसके बगल में डी एक्स लीजिए, फिर बगल में डी एक्स लीजिए, ऐसे जोड़ते जाइए। जहाँ से जहाँ तक जोड़ेंगे ये वहाँ से वहाँ तक का समाकलन होगा। मान लीजिए ये पॉइंट x1 था, ये पॉइंट x2 था, तो जोड़ेंगे यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या आएगी x2 माइनस x1, यानी ये जो लंबाई है वही हमको मिल जाएगी। यानी डी एक्स x1 से x2 करते हैं तो x आता है 1 इंटू डी एक्स है, फिर x1 से x2 इसको करेंगे तो हमको x2 माइनस x1 देगा है। तो ये जो एडिशन है एक लाइन पर हो रहा है, तो एक सरल रेखा है। इसी तरह से अगर हम एक सर्किल पर जोड़ें, ये एक सर्किल है जिसकी रेडियस मान लीजिए r हो, एक छोटा सा इसका एक लंबाई लिया जाए dl या dx ही ले लीजिए, इसको dx ले लिया जाए। इस सर्किल पर अगर हम dx जोड़ते जाएं, जितने dx होंगे तो हमको इसकी पूरी परिधि मिल जाएगी। यानी इंटीग्रल dx, इसको ऐसे एक साइन लगाते हैं क्लोज्ड कर्व, यानी इस कर्व पर हम चल रहे हैं, लाइन इंटीग्रल है। यहाँ c लिखेंगे, c हमारा यहाँ पर क्या है सर्किल, ये हमारा क्या मिल जाएगा 2 पाई r परिधि। यहाँ किसी भी तरह का हमने फार्मूला नहीं इस्तेमाल किया है, बस डी समाकलन का जो मूल क्या कहते हैं महत्व है उसको बताने की कोशिश किया कि जितने छोटे छोटे डी एक्स होंगे, कितने होंगे ये नहीं गिना जा सकता क्योंकि सब कंटिन्यूअस रूप में है, एक से लेके अनंत तक। पर इन डी एक्स को अगर जोड़ते जाएंगे तो 100% गारंटी है कि घूमकर एक चक्कर यहाँ पर आकर मिलेंगे। ये हमको सर्किल की पूरी क्या कहते हैं पेरीमीटर मिल जाएगी, परिधि मिल जाएगी। इसी तरह से दूसरे टाइप का इंटीग्रल होता है, जैसे ये आयत है,
पृष्ठीय इंटीग्रल, ये रेखीय समाकलन था जो लाइन पर चल रहा था, ये रेखीय समाकलन था। इसका बहुत छोटा सा एरिया ले लिया जाए ds, तो इंटीग्रल ds की हम बात करेंगे और बंद कर देंगे। बंद करने का मतलब ये एक बाउंड्री से बंधा हुआ है और ये बाउंड्री यहाँ पर क्या है, आयत है जो यहाँ पर बनाया गया है। अब इस जितने ds इसमें छोटे छोटे होंगे सबको जोड़ते जाइए, सबको जोड़ दीजिए, तो ये पूरे आयत का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ये बराबर क्या हो गया, आयत का क्षेत्रफल। अगर इसकी लंबाई l है, चौड़ाई b है, तो ये हमको मिलेगा lb। इन सब इंटीग्रल का उपयोग हम गॉस की थ्योरम पढ़ाएंगे तो उसमें होता है। अब इस आयत की जगह अगर सर्किल रहता तो ये वैल्यू πr² होती, अगर ये गोला होता तो 4πr² होती। यानी अलग अलग शेप और साइज के लिए अलग अलग ये वैल्यू आएगी, बशर्ते ये चीज़ें बधी होनी चाहिए। अब देखते हैं समाकलन द्वारा गति के समीकरण कैसे प्राप्त करते हैं। प्रारंभिक वेग u, t समय बाद इसका वेग v हो गया है, तो गति के तीनों समीकरण हम अभी देखिए समाकलन से कितनी जल्दी आते हैं। हम जानते हैं त्वरण a बराबर होता है dv/dt। दिस इम्प्लाइज a dt बराबर dv। t बदल रहा है और v बदल रहा है, v u से v हो रहा है, टाइम 0 से t हो रहा है, यानी 0 से t a dt, 0 से प्रारंभिक वेग u है, u से v dv। a कांस्टेंट है, dt का इंटीग्रल करेंगे t मिलेगा, at 0 से t, dv जैसे dx का x मिलता है ऐसे dv का v मिलेगा, v u से v घटा देंगे, एक बार t रखेंगे एक बार 0, at एक बार v की जगह v रखेंगे, घटा देंगे v की जगह u रख के, तो इसको इधर ला के रखेंगे, तो यानी v बराबर हो गया u प्लस at। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकेंड इक्वेशन में हम लोग विस्थापन निकालते हैं, फिर हम v बराबर dx/dt लिखेंगे, u बराबर नहीं लिखेंगे क्योंकि u कांस्टेंट है। तो यहाँ से हमको dx बराबर मिलेगा v dt, v u प्लस at है, u प्लस at dt dx। अब इंटीग्रेट करेंगे, टाइम 0 से t यही बदल रहा है, यहाँ x बदल रहा है। मान लीजिए वो मूल बिंदु से शुरू करता है 0 से, विस्थापन उसका हो गया s, इधर x आएगा 0 से s, u इंटीग्रल t u dt प्लस इंटीग्रल 0 से t at dt। u कांस्टेंट है, प्रारंभिक वेग है, 0 होता तो 0 रखते, dt का करेंगे t होगा 0 से t प्लस a कांस्टेंट, ये t है, t घाते 2/2 0 से t, नीचे वाली लिमिट सब में 0 है, s बराबर u t माइनस 0 करेंगे 0 आएगा, प्लस t रखेंगे 1/2 at का स्क्वायर। तीसरा समीकरण, तीसरे में क्या है, हमको v और a में रिलेशन चाहिए। a बराबर dv/dt, एक यहाँ बदलना पड़ता है, dx/dx करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर अभी देखिएगा इसको इसके साथ लेंगे, dx/dt dv/dx, ये v हो गया, यानी a बराबर है v dv/dx। कर सकते हैं a dx बराबर v dv, v बदल रहा है, इंटीग्रल करिए 0 से s और प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग v। a कांस्टेंट है, dx का करेंगे तो x आएगा 0 to s, ये v x dx की तरह है, पावर 1 है, v² by 2 आएगा
लिमिट u से v है। हल करेंगे तो ये यस आएगा। एक बार v रखिए, v स्क्वायर बाई 2, एक बार u रखिए, u स्क्वायर बाई 2, तो एक यहाँ छूट गया। देखेंगे 2as बराबर हो गया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, यानी यही से हमको मिल जाएगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। इस तरह से गति का समीकरण मुश्किल से 4-5 मिनट में निकल जाता है, अदरवाइज हमको क्षेत्रफल निकालना पड़ता है।